नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। सभी को राम राम मेरी तरफ से। और हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके लिए पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होगा और आपके जीवन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। यानी जनन तंत्र क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, स्टेट लेवल का हो या सेंटर लेवल का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, पहले एक बात को क्लियर करते हैं भी प्रजनन होता क्या है। ठीक है, प्रजनन क्या होता है तो आप बताओ प्रजनन क्या होता है। प्रजनन वो होता है, यानी समझें आप, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा वही उतारने की कोशिश करें, अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि फालतू बातें जो पेपर में नहीं पूछी जाती वो समझना ज़रूरी होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो सुनने की कोशिश करें और लिखने की भी कोशिश करें, नोट्स बनाने का भी काम आप करें, क्योंकि आपके नोट्स भी काम आने वाले हैं। कहाँ पे? पेपर के टाइम में, रिवीजन के समय, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी प्रजनन है क्या? तो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना, क्योंकि हर जीव चाहता है भी हमारा शरीर जो इस वंश हमारे इस संसार के अंदर बना रहे, उसकी वंश की वृद्धि हो, ताकि वो क्या ना हो सके, जिस प्रकार डायनासोर गए थे उसी प्रकार वो इस धरती पे बने रहें, लुप्त न हो जाएं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। हर जीव जो होता है, यानी लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, वो सारे के सारे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं या जनन करते हैं, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो वो उत्पत्ति करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन के अंग जो काम करते हैं, जिसके अंदर अंगों से बनकर एक तंत्र बना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र आपका। यानी वो अंग जो प्रजनन क्रिया में किसी न किसी प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं या सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, या रिप्रोडक्शन अंग उन्हें कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन्हें कहा जाता है। वो जो अंग क्या करते हैं, जनन क्रिया में सहायता करते हैं, यानी जनन अंग वो अंग कहलाते हैं जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं। यह बात अपने कंप्लीट की। अब रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, आपको जानने की जरूरत है। एसेक्सुअल 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 और सेक्सुअल। आपकी बात हुई, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, पादप वगैरह पढ़ेंगे तब, और एसेक्सुअल भी पढ़ेंगे। ये बात मैं एक लेक्चर अलग से कवर करूंगा। इसके अंदर लाइफ स्पेन क्या होती है, किस किस प्रकार से होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना, बाइनरी फिजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन तंत्र। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन तंत्र। इसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन तंत्र। यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है, अलैंगिक क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना किसी बिना निषेचन के अगर कोई जीव का उत्पत्ति हो रही है या जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, तो आप कहोगे उसके अंदर अलैंगिक जनन तंत्र होता है। यानी दो गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन के बाद उनका दो मिलाप हो रहा है, उनका फ्यूजन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर नहीं हो रहा तो एसेक्सुअल। ठीक है ना, यानी फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जिसके अंदर हो रहा है, वो तो सेक्सुअल है। और बिना निषेचन के कोई जीव की उत्पत्ति हो रही है, टूट के तोड़ के, जैसे आपने कलम लगाई होगी उससे हो रहा है, या कोई चीज़ दो भागों में टूट जाती है, अम्बिबा जैसे टूटता है और दो जीवों की उत्पत्ति करता है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मानव जो है वो इसके अंदर क्या होता है, ओवम और स्पर्म दोनों जाके मिलते हैं, मिलने के बाद अगर जीव की उत्पत्ति हो तो उसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मानव के अंदर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रो, ये चीज़ें बाद में समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि कुछ समझ लो आप। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जनन तंत्र पढ़ेंगे हम, मानव जनन तंत्र। ठीक है, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि मानव के अंदर कौन सा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यानी सेक्सुअली वो क्या होते हैं, एक नए जीव को प्रोड्यूस करते हैं या नए जीव का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई बात। अगर मानव के अंदर बात करें तो कौन सा है, लैंगिक जनन तंत्र है। मानव के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम।
ठीक है, यानी एक नर जनन तंत्र पढ़ते हैं, नर जनन तंत्र। कहाँ से शुरू करेंगे ये बता रहा हूँ मैं, सीधा लिख सकता था नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा आपको पता ही अलग है, और जो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी नर जनन तंत्र के अंदर वो अंग जो नर जनन अंग कहलाते हैं या जनन क्रिया में भाग लेते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल वृषण, टेस्टिस पढ़ेंगे हम, पेनिस सिसन पढ़ेंगे हम। उसके बाद इसके अंदर सेमिनल वेजिकल हो गया, किस प्रकार से सप्रम यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सीमन वीर्य कैसे बनता है, यानी उसका काउंट कम हो जाए अगर स्पर्म का, तो किस प्रकार से इनफर्टिलिटी आ सकती है या स्टाइल हो सकता है, बंदा बा नपुंसक हो सकता है, यानी एक नए जीव की उत्पत्ति कैसे नहीं कर सकता। इरेक्शन क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू जो पेनिस में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन से क्या क्या कार्य रहता है, ये चीज़ें हम नर जनन तंत्र में पढ़ेंगे। उधर हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के, किस प्रकार से एक जीव का मादा के बच्चादानी जो होती है, यानी जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, बोम बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी परतें पाई जाती है, अंडाशय जो होते हैं ओवरी वो क्या होते हैं, कौन से हार्मोन है जो इसके अंदर उत्तरदायी रहते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। हर 28 दिन के बाद ब्लीडिंग होती है, मेंसेस जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, इरेगुलर कैसे हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, किस दिन बंदा अगर किस दिन मतलब मीटअप किया जाए तो उसके बाद क्या होगा, यानी उसके बाद क्या होगा, किस दिन प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नर और मादा। अगर आप इस वीडियो को और पूरा लेक्चर या पूरा चैप्टर देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से एक लिंक मिलेगा आपको, उसको डाउनलोड करके स्पेशल बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी स्पेशल नाम से बाय बलवंत सारण सर के नाम से आपको मिलेगी। वहाँ पे जाके आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझाया हुआ मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं वहीं पे डालने वाला हूँ, ये डेमो क्लास मान लो आप यहाँ पे, उसके बाद आपकी क्लासें वहाँ चलेगी, ठीक है। आप इस चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से, उससे पहले भी मैंने बहुत लेक्चर वहाँ पे शूट कर रखे हैं, तो वो चीज़ जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पूरा मेरे से पढ़ना चाहते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से पढ़ रहे हो आप अच्छे हो, खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक ड्यू का खर्चा है आपका ना। क्लियर हुई बात। नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ें, मादा जनन तंत्र के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फिर नर जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है, नर जनन तंत्र क्या होता है, ये चीज़ें आपकी नॉर्मल सी हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, है ना। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के बारे में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी मादा जनन नर जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है ना। यानी उन नर के अंदर पाए जाने वाले जनन अंगों से मिलकर बना हुआ एक तंत्र होता है जिसे हम नर जनन कहते हैं। इसके अंदर जनन क्रियाओं में किसी न किसी प्रकार से भाग लेने वाले अंग आते हैं, चाहे वो वृषण हो गया, चाहे वो सीसन हो गया, चाहे सेमिनल वेजिकल हो गया, चाहे प्रोस्टेट हो गया, काउपर्स ग्लैंड हो गया, सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होती है, स्पर्म सीमन वगैरह इसके अंदर काउंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर इससे पहले और कब जनन तंत्र जो होता है उसके अंदर कौन से अंग आते हैं, जनन अंग आते हैं। जनन अंग जब डेवलप हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसको अवस्था को कहा जाता है यौवन अवस्था यानी प्यूबर्टी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्यूबर्टी यानी मानव जो होता है उसका नर के अंदर यौवन अवस्था कब आती है, यानी बंदा जवान कब होता है, पुरुष जो है उसको जवान होने के लक्षण कब दिखाई देते हैं, ठीक है। यौवन अवस्था आती है 14 से 15 वर्ष की उम्र में। कब आती है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, कब होता है यौवन अवस्था, प्रारंभ कब होती है, 14 से 15 वर्ष की उम्र में होती है। और क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फुली डेवलप, यानी जनन अंग, यौवन अवस्था का मतलब जनन अंग का पूर्ण विकास होना क्या कहलाती है, आपकी प्यूबर्टी कहलाती है। यानी इसके अंदर होता क्या है, 14 से 15 वर्ष की उम्र में दो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, एक होता है FSH, एक होता है LH। FSH LH ये हार्मोन स्रावित होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से, पिट्यूटरी,
ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों हार्मोन काम करते हैं आपके टेस्टिस यानी वृषण पे। कहाँ पे काम करेंगे? वृषण पे। और वृषण से एक हार्मोन का स्त्रावण कराने में उत्तरदायी होते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कहाँ से, ये तो बात पढ़ा लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोन का जब ज़्यादा स्रावित होना शुरू हो जाता है, यानी इस अवस्था में क्या बढ़ेगा आपका, तो आप कहोगे जी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। हार्मोन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो ये टेस्टोस्टेरोन नर के अंदर एक नर हार्मोन है, इसे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कह सकते हो या जनन हार्मोन कह सकते हो। ये हार्मोन पुरुष को पुरुष बनाने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। यानी पुरुष, जब पुरुष वाले लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या है? टेस्टोस्टेरोन की है। जैसे ये क्या करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो क्या करवाएगा, मैं यौन अवस्था यहाँ पे लिख के ना आपको समझा देता हूँ। भाई आपके जो टेस्टिस हैं, वृषण, वो प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं, तो उनका विकास करने में किस हार्मोन की भूमिका रहती है? टेस्टोस्टेरोन की। स्पर्म का निर्माण करने में किसकी भूमिका रहती है? टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, आपके मूंछ दाढ़ी आना, शरीर पे बाल आना, ठीक है, उसमें भी किसकी भूमिका रहती है? टेस्टोस्टेरोन की। उसके बाद अगर आप कहें तो आपकी जो मतलब जिसे हम सीना बोलते हो उसका चौड़ा होना, उसका भी किसकी भूमिका रहती है? टेस्टोस्टेरोन की। उसके बाद आपके मसल्स डेवलप होना, उसमें भी किसकी भूमिका रहती है? टेस्टोस्टेरोन की रहती है। मसल का ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा डेवलप होना, महिलाओं की बजाय आपकी मसल ज़्यादा मतलब मजबूत होती है। ठीक है, आपकी आवाज़ भारी होना, नमस्ते सर, 14-15 साल में पहले तो बोलता है, आवाज़ आती है औरत की तरह, फिर आता है नमस्ते सर, तो आवाज़ उसकी भारी होना भी किसका कारण है? टेस्टोस्टेरोन का कारण है। मूंछ दाढ़ी आना, ठीक है, पबिक हेयर हो गए, आपके जनन अंगों पे बाल आना, उसके बाद आपके जो अंडर आर्म यानी हाथ के नीचे बालों का उगना, चेस्ट हेयर होना, आपके बालों, छाती जो है उस पर बाल आना, ये हार्मोन किस हार्मोन उत्तरदायी इसके लिए? टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म का निर्माण होना, या आप कहोगे यौन अवस्था में किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है? स्पर्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी आप कहोगे शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको प्यूबर्टी बोल देते हैं। यानी सीधी सीधी बात कहो, अब आप बाप बनने के काबिल हो जाते हो ना, जब आप एक किसी भी जीव के पिता बनने के काबिल हो जाते हो, आप में वो काबिलियत आ जाती है भी आप एक बाप बन सकते हो या आप किसी बच्चे के जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो, उस अवस्था को जवानी कहते हैं हम, यौन अवस्था प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, कब आती है? 14 से 15 साल की उम्र में। किस हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, FSH का बढ़ जाता है, LH का बढ़ जाता है, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बढ़ जाता है। शुक्राणु वगैरह निर्माण होना शुरू हो जाता है, शुक्राणु का निर्माण बनना होना शुरू हो जाता है 14 से 15 वर्ष की उम्र में, उसे प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब हम जाके पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के अंदर, नर के अंदर यौवन अवस्था आ गई, फुली डेवलप हो गए सारे अंग, तो उन डेवलप अंगों को पढ़ने वाले हम किस प्रकार से, देखो। नर जनन तंत्र में पहले होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, यानी प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं? जनन अंग कौन से हैं ये पढ़ेंगे, यानी प्राथमिकता कौन निभाता है इसके अंदर, सबके अंदर। और द्वितीय जनन अंग यानी आप कहोगे जी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से है, सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? द्वितीयक जनन अंग कौन से हैं? द्वितीयक जनन अंग कौन से हैं ये पढ़ने वाले हैं हम, किसमें? इस सिस्टम में। कौन कौन सा क्या कम। प्राइमरी जनन अंग माना जाता है टेस्टिस को यानी वृषण को। प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है नर का, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग या पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, तो टेस्टिस वृषण है। द्वितीयक जनन अंग वो अंग होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से जनन क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाता है वृषण, उसके बाद सहायता करने वाले अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है रेड टेस्टिस, उसका भाग है, चलो छोड़ो। इसके अंदर हमने पढ़ना है वेस
डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी के बाद आपका भूमिका निभाएगा पेनिस, यूरेथ्रा बोल दो आप, मूत्र मार्ग। उसके बाद आपकी भूमिका निभाता है पेनिस, यानी जिसे हम सीसन बोलते हैं, सीसन, ये भूमिका निभाता है। उसके बाद कुछ ग्लैंड होती है जिसे हम एसेसरी ग्लैंड बोल देते हैं, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उस ग्रंथि में से एक आता है सेमिनल वेजिकल, वेजिकल। एक आता है आपका प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। और एक आता है आपका कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, यानी शुक्राशय बोल देते हैं इसको। प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ग्रंथि ही कहेंगे और इसको बोलेंगे काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। तो आपके नर के अंदर, पुरुष के अंदर नर जनन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले अंग हैं प्राथमिक जनन अंग वृषण है, उसकी सहायता करने वाले आपके शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शिशन, उसके बाद सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कापुरुष ग्रंथियां, ये आपके नर जनन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं वृषण के बारे में, और वृषण से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस वृषण की आपके जनन तंत्र में। ठीक है, लिख लिया क्या? ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिएगा आप। तो हम पढ़ेंगे प्राथमिक जनन अंग के बारे में। प्राथमिक जनन अंग का नाम है वृषण, यानी टेस्टिस। इसको हिंदी में बोलेंगे वृषण। पहला क्वेश्चन आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या प्राइमरी। टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, यानी मेल लिख लो आप, साथ में याद रह जाएगा। नर प्राथमिक जनन अंग है, उसी प्रकार मादा में क्या पाया जाता है? अंडाशय। उसी प्रकार मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग क्या पाया जाता है? अंडाशय। उसी प्रकार नर के अंदर क्या पाया जाता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। ठीक है ना। संख्या पूछ ले आपसे, नंबर में पूछे तो संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? टेस्टिस वृषण की संख्या कितनी है? 2, यानी फाउंड इन पेयर। तो इसके जोड़े कितने होते हैं? इसके जोड़े कितने होते हैं आपसे पूछे तो एक जोड़ा हो गया, संख्या 2 है तो, क्योंकि 2 जोड़ा 1 पाया जाता है, संख्या 2 पाई जाती है। ओवल शेप होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? इसकी शेप कैसी होती है? तो ओवल शेप है, यानी अंडे जैसी आकृति है, अंडाकार होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? अंडाकार। और इसका साइज क्या होता है? इसका साइज, ठीक है ना, साइज की बात करें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 सेंटीमीटर लिख लेना आप। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें तो 4 सेंटीमीटर होता है, विड्थ की बात करें तो 3 सेंटीमीटर होती है, और उसके बाद इसकी अगर ब्रॉड की बात करें भी, ये कितना थिकनेस की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है ना, तो 4, 3 और 2 इसकी ये होती है। काम क्या करता है? फंक्शन क्या है इसके? ठीक है, फंक्शन जो है, एक तो ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन, यानी शुक्राणु का निर्माण करता है जनाब। डायग्राम वगैरह बना के सब समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्या करता है ये? शुक्राणु का निर्माण करता है, सबसे बड़ी भूमिका जो इसकी निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है।
उसका सिक्रेशन करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्सर्जन करने का कार्य क्या है? तो मुख्य देखो, टेस्टिस जो होते हैं मानव के अंदर क्या है, लोकेटेड कहाँ होते हैं वो चीज़ बताऊंगा मैं। मानव के अंदर नर में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, एक जोड़े में हो गया, ओवल शेप होते हैं, 4-3 गुणा 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है साइज होता है। इसकी बात करें तो इसका कार्य है, मुख्य कार्य, इसके 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, दूसरा शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। और ये प्राथमिक जनन अंग माना जाता है। अब ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो आप कहोगे जी आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, ठीक है। उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। उदर गुहा के अंदर स्थित न होने का कारण भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। आप कह सकते हो स्क्रोटम, तो आप ये भी कह लोकेटेड इन स्क्रोटम। जो ये अंडकोश बोलते हैं इसको, ठीक है, अंडकोश में स्थित होता है, यानी एक पाउच थैलीनुमा एक संरचना होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, दोनों टेस्टिज स्थित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों टेस्टिज स्थित होते हैं। तो ये स्क्रोटम में होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। और उदर गुहा के बाहर स्थित होने का कारण है इसका टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो कितना पाया जाता है आपको पता है। आपके शरीर का टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो आप कहोगे जी हमारे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। किसका टेम्परेचर, वृषण का। तो वृषण का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी, ठीक है। यानी शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है इसका, ठीक है। तो यानी मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, लेकिन वृषण का तापमान कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री शरीर के तापमान से कम होता है। तो आप कहोगे जी इसका टेम्परेचर कितना हो गया, तो 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। आपसे सीधा पूछ ले मानव शरीर से कौन सा अंग है जो मानव शरीर से कम टेम्परेचर होता है, तो मानव शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर आपके टेस्टीज का होता है। किसका होता है, टेस्टीज का होता है, वृषण का होता है। कितना होता है जी, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका टेम्परेचर होता है। और ये ज़रूरी है, ठीक है ना, इतना टेम्परेचर ज़रूरी है। कम तापमान, ये बात लिख लेना, कम तापमान शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी इसका तापमान अगर कम नहीं हुआ ना, इसका तापमान ज़्यादा हो गया तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस जो होता है वृषण वो इतने डिग्री सेल्सियस पे ही कर सकता है। इसका तापमान कितना होता है, तो इससे कम होता है, इसीलिए ये शरीर से बाहर स्थित होता है, यानी आपके उदर गुहा जिसको हम पेट बोलते हैं उससे बाहर स्थित होता है, ठीक है। कम तापमान शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तापमान नियंत्रण कौन करता है, तापमान जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, तो वो है तापमान नियंत्रण करने का कार्य किसका आपसे पूछे तो स्क्रोटम। यानी आपने वृषण कोश, अंडकोश या वृषण कोश, यानी वृषण के बाद एक पाउच नुमा आकार की है, यानी थैलीनुमा आकार की एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम वृषण कोश बोलते हैं। वो इसके तापमान को मेंटेन रखता है, उसके अंदर क्या होते हैं, वृषण स्थित होते हैं, ठीक है। तो उसको तापमान को निरंतर रखता है। जब भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है,
रिलैक्स हो जाता है। आप कहोगे जी वो फैल जाता है। स्क्रोटम क्या हो जाता है? फैल जाता है। स्क्रोटम फैल जाता है। अगर तापमान क्या है? तापमान टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए स्क्रोटम रिलैक्स हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। आप ऐसे कह सकते हो उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। आकार बढ़ने पर क्या होगा? क्योंकि वो ज़्यादा आकार बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर फिर वो लो करने चाहेगा। अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है मान लो, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हो जाते हैं? स्क्रोटम रिलैक्स हो जाता है, यानी वो क्या हो जाता है? फैल जाता है, ताकि अंदर वृषण का तापमान कितना रहना चाहिए? इतना। अगर सर्दियों की बात करें और ठंड की बात करें, ठंड जो हो जाती है उसके अंदर ये क्या श्रिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। सिकुड़ जाता है, इसका मतलब क्या है? सिकुड़ने से क्या होगा? अगर टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर कम है और इसके टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो गया तो स्क्रोटम क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है तापमान को बनाए रखने के लिए, यानी ठंड के कारण वो सिकुड़ जाता है। और गर्मियों में मान ले क्या हो जाता है? वो फैल जाता है। फैलने का कारण तापमान बनाए रखना है, सिकुड़ने का कारण भी तापमान बनाए रखना है, ठीक है ना। तो उसका टेम्परेचर इतना बनाए रखने में कौन भूमिका निभाता है? स्क्रोटम भूमिका निभाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है, आपके जन्म के 7वें महीने में, 7th मंथ ऑफ, ठीक है, यानी 7 महीने के बाद आपके जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस, ठीक है, वो किस में आ जाने चाहिए? स्क्रोटम में आ जाने चाहिए। इस बात को आप ऐसे समझो, यानी 7 महीने के बाद आपके, इसके निर्माण के 7 महीने के बाद क्या होना चाहिए? 7 महीने के बाद वृषण के अंदर अगर टेस्टिस नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पहले जो टेस्टिस होते हैं ना, वो कहाँ स्थित होते हैं? वो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होते हैं, यानी आपकी उदर गुहा में स्थित होते हैं। जैसे ही 7 महीने होते हैं वो क्या डिसेंड कर जाते हैं? डिसेंड इन स्क्रोटम। आप कहोगे वो खिसक कर स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब 7 महीने के बाद कुछ महीनों तक, 2-3 साल तक आपके स्क्रोटम के अंदर नहीं आते हैं तो कुछ ऑपरेशन वगैरह करवा के, या ठीक है, उसको मतलब क्या किया? डिसेंड किया जाता है स्क्रोटम में। अगर नहीं होता है तो भी उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अगर स्क्रोटम में वृषण नहीं आते हैं, यानी वृषण स्क्रोटम में नहीं है, वृषण कोश में नहीं है, तो आप किसके शिकार हो सकते हो? आप नपुंसकता का शिकार हो सकते हो। आपके शरीर, क्योंकि टेम्परेचर उतना नहीं होगा, क्योंकि अब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा और आप क्या हो जाओगे? नपुंसक हो जाओगे। तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है? अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस इन स्क्रोटम, तो उस अवस्था को बोला जाता है, अगर वृषण कोश के अंदर क्या नहीं आते हैं? वृषण कोश के अंदर वृषण नहीं आते हैं तो उसको बोला जाता है क्रिप्टोचिडम, क्रिप्टोचिडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो नजर नहीं आ रहा क्या इधर? ठीक है, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोचिडी, क्रिप्टो, ठीक है, उस अवस्था को। और ये एक प्रकार का स्ट्रायल मेल होता है, यानी नपुंसक पुरुष होता है, ठीक है। क्योंकि स्क्रोटम के आने ज़रूरी है, स्क्रोटम में नहीं आ पाएंगे तो आपका स्पर्म का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं हो पाएगा, उसके कारण आप नपुंसकता का शिकार हो सकते हैं। तो बच्चों के अंदर ये भी देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि डिसेंड होने ज़रूरी है, स्क्रोटम के अंदर आने ज़रूरी है वृषण टेम्परेचर कम के लिए। तो याद रखनी है हमें,
वे वृषण होते क्या हैं, कहाँ स्थित होते हैं, शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं, कम तापमान शुक्राणु का निर्माण करने में इस प्रकार की क्रिया को हमें पढ़ना है, ये बातें। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ओवल शेप होते हैं, आकार इतना होता है। ठीक है। अगर नहीं है तो कौन सा रोग हो जाता है। 2-3 तापमान बनाए रखने में कौन सा आएगा इसका, वृषण कोष। देखो ये है आपका, ये होता है स्क्रोटम। ठीक है। ये ऊपर आपकी एब्डोमिनल कैविटी आ गई, यानी ये स्क्रोटम है और यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी आ गई। ठीक है। ये उदर गुहा है आपका, उदर गुहा से बाहर हो गया। 7 महीने के बाद कहाँ पे आ जाएं, इस कैनाल के द्वारा। एक कैनाल होती है, ये कैनाल है आपकी, मैं इसको छिद्र सा बना देता हूँ ना, ये कैनाल है। ठीक है। इसको बोलते हैं इंगुलर कैनाल। इंगुलर एक रास्ता है, छिद्र है, जिसके माध्यम से क्या है, आपके स्क्रोटम किस में डिसेंड होते हैं, इसके अंदर। अब इसके अंदर 2 स्क्रोटम होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं, 2 वृषण कोष होते हैं। इस प्रकार से इसकी आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है। इस प्रकार से ये आकृति वृषण कोष से स्थित होती है नलिकाएं, इस प्रकार से। तो ये नलिकाएं भी इधर से जाती है, ब्लड वेजल्स में इसके द्वारा आती है। इस प्रकार से ये वृषण होते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, वृषण कोष बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, वृषण कोष बोलेंगे। ये एक को बोलते हैं टेस्टिकल, दोनों को टेस्टिस, यानी इसको हिंदी में तो वृषण ही बोलेंगे। टेस्टिकल का मतलब एक वृषण, टेस्टिस का मतलब 2 वृषण। ठीक है ना। ये कई बार क्या होता है, यहाँ पे आंत स्थित होती है आपकी, पता ही होगा आपको, आंत स्थित होती है। और आंत का एक छोटा सा भाग टिश्यू, यहाँ पे कभी टिश्यू डैमेज हो जाए, मतलब एंगुलर कैनाल के टिश्यू डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ से छोटी आंत जो होती है ना, उसके कुछ टिश्यू किसके अंदर घुस जाते हैं, स्क्रोटम में घुस जाते हैं। किस में घुस जाते हैं, स्क्रोटम, यानी इसके अंदर वृषण कोष में घुस जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये वृषण कोष का आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है। वृषण कोष का आकार बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई, आपकी कोई ना कोई इंटेस्टिनल टिश्यू जो है वो अंदर घुस गया, तो उसको हम बोल देते हैं, इस क्रिया को आपने सुना होगा, इंगुलर हिर्निया बोल देते हैं, आपने सुना होगा, इंगुलर हिर्निया। एंगुलर हिर्निया जो होता है वो क्या होता है, तो वो आपके वृषण कोष से संबंधित होता है। उसके अंदर क्या घुस जाता है, आपके इस कैनाल के माध्यम से इसके अंदर टिश्यू चले जाते हैं, किसके, आंत के टिश्यू, तो ये आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर आने का, इसका तापमान कम होता है, ये इसका क्या होगा, देखो ये सिकुड़ जाएंगे अगर तापमान कम है तो। ठीक है ना। अगर तापमान ज़्यादा है तो ये फैल जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ये बात बताइए। तो तापमान नियंत्रण करने में इसकी भूमिका रहती है। ठीक है। ये वैस डिफरेंस होती है, ये तो मैं चीज़ें आगे पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से डायग्राम बना के। ये 2 टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं, टेस्टिस। और ये यहाँ पर पहले यहाँ पे होते हैं, लेकिन धीरे से यहाँ पर खिसक के आ जाते हैं। कई बार चोट वोट लगने से भी ये ऊपर चले जाते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, दिक्कत होता है। ठीक है। उसके बाद आपके अंदर नपुंसकता तब भी आ सकती है पुरुष के अंदर, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा बना रहे तो भी दिक्कत हो सकती है। चोट वोट लगने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हिरनिया वगैरह, ये भी इसको आपके मतलब किस में, जनन क्षमता में कमी लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद टाइट पैंट वगैरह पहनते हैं तो भी आप मतलब कुछ समय बाद इनकी, क्योंकि तापमान ज़्यादा हो जाता है टाइट पैंट वगैरह पहनने से, तो वो भी ये क्या है, एक एंगुलर, वो भी नपुंसकता का कारण हो सकता है। ठीक है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, वृषण क्या है, वृषण के अंदर क्या पाया जाता है, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। किस किस प्रकार से क्या क्या हार्मोन निर्माण करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण इसके द्वारा होता है। ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो, मैं मतलब बहुत अच्छे से प्यार से समझाने में टाइम तो लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है। ना 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 ना, तुम दिल की धड़कन में। देखो अब इसके अंदर पढ़ते हैं हम, इसका डायग्राम बना के क्या क्या।
टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस यानी वृषण। वृषण का एक मतलब बहुत कट व्यू लेते हैं आप, बहुत बड़ा व्यू लेते हैं। ये मान लो वृषण है, ठीक है, ये वृषण। इसके अंदर इस प्रकार से कुछ आकृति देखने को मिलती है आपको। बहुत बड़ा बना रहा हूं मैं, इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपके समझ में आ सके। ये है वृषण, ठीक है। वृषण के अंदर पाई जाती है हाईली टेस्टिक्युलर लोब्यूल, यानी इसके अंदर पाए जाते हैं वृषण खंड, वृषण खंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कितने खंड होते हैं, तो एक टेस्टिस में 200 से 300 वृषण खंड पाए जाते हैं, याद रखना, एक में 200 से 300 वृषण खंड पाए जाते हैं, ठीक है। 200 से 300 वृषण खंड, ऐसे 2-3 बनाए मैंने, लेकिन 200 से 300 तक पाए जाते हैं, क्लियर हुई। अब वृषण खंड जो होता है ना, उसके अंदर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं सर्टोली सेल, या इसका नाम है दूसरा नरस सेल, नरस सेल। सर्टोली को सर्टोली सेल बोलेंगे, ठीक है ना। सर्टोली मोस्ट भूमिका निभाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिका, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। दूसरा, इसके अंदर 2 से 4, 1 से 4 लिख लो आप, 1 से 4 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है इसमें, यानी बहुत ज़्यादा कोइल, बहुत ज़्यादा गुंथी हुई इसके अंदर क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी शुक्राणु जनन नलिका पाई जाती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हाईली कोल्ड, ठीक है। शुक्राणु जनन कोशिका के अंदर पाए जाते हैं आपके स्पर्मेटोगोनियल सेल। शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु, कहाँ से शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। दोनों बात याद रखना, ठीक है। पूरा टेस्टिस है ना, एक टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर इसके ऊपर परत भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका बोलते हैं, ठीक है, यानी टेस्टिकुलर कोट बोलते हैं इसको। ऊपर परत होती है, उस परत को आपको याद नहीं करना है, ठीक है। उसके अंदर फिर हमें थोड़ा जाते हैं तो इस क्या पाई जाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर हाईली कोइल्ड तो पाए जाते हैं सेमनीफेरस, क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, ठीक है। और उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ सेल, जिसको हम सर्टोली सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टोली। इस प्रकार से सेल पाए जाएंगे। बाकी हाईली कोल्ड ये पाई जाएगी इसकी, टन 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 टन, ये हो गया इसका। ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये बीच में मैंने ये जगह छोड़ दी है, ठीक है। आपको दिखाई तो नहीं देते ये सेल, ठीक है। ये हो गए हाईली कोल्ड सेल। इसके अंदर भी बना देते हैं, ये हो गए, 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 ये, ठीक है। इसके अंदर ये पाए जाते हैं सेल। इसके अंदर भी बना देता हूँ मैं सेल। इन सेल का नाम है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। ये है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस पूरे भाग को बोला हमने, उसको बोला हमने टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ठीक है। और इनके बीच में स्पेस है, वहाँ पे भी सेल पाए जाते हैं, अरे वहाँ पे भी सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेल पाए जाते हैं। उन सेल का नाम है लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, लेडिंग सेल, लेडिंग सेल, लेडिंग सेल को अंतराली सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये उसके ऊपर कोट पाए जाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको इसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका,
ट्यूनिका, एल्ब्यूजिनिया, वो तो बात ही अलग हो गई। ठीक है, ट्यूनिका बोलते हैं, बस कोट को ट्यूनिका बोलते हैं, इतना याद रखना। क्लियर हुई बात? क्या काम करते हैं वो तो आगे पढ़ेंगे ना। अब ये यहाँ से जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ए भाग, इस प्रकार से ये भाग, ये भी आगे निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस वृषण, रेट वृषण बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वासा एफिरेंसिया, इसको क्या बोलेंगे? वासा एफेरेंसिया। ठीक है, वासा एफेरेंसिया। ये फिर आगे जुड़ जाती है, ये इस प्रकार से बनाता हूं मैं इसको, इस प्रकार से बनाता हूं मैं, ये आ गई, नीचे आ गई। ठीक है, और ये फिर इकट्ठी हो जाती है इसी प्रकार से, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर निकल जाती है। इस पूरे भाग को बोलते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, यानी इसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण, अधिवृषण। ठीक है, और अधिवृषण ये नलिका आगे चली जाती है बाहर, ये नलिका आगे बाहर चली जाती है। ये टेस्टिस के अंदर का ही भाग है वैसे, ठीक है ना। ये भी इसको बोलते हैं वैस डेफरेंसिया या डेफरेंस, इसको बोल देते हैं वृषण शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। ठीक है ना, शुक्र वाहिनी। तो ये एक व्यू है वृषण का। इसके अंदर लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से सर्टोली सेल होते हैं, लीडिंग सेल होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कौन सा अंग क्या काम करता है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना। वृषण कोष के अंदर कितने लोब्यूल पाए जाते हैं, टेस्ट वृषण खंड पाए जाते हैं 200 से 300। इसके अंदर कितनी हाईली कोल्ड, बहुत ज़्यादा गुत्थी हुई शुक्राणु जनन नलिका पाई जाती है, 1 से 4 तक इसमें जनिका पाई जाती है। टेस्टिक्युलर, टेस्टिक्युलर जो लोब्यूल है उसके अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं? सर्टोली, और इसके बाहर में सेल पाए जाते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, शुक्राणु जनन कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाई जाती है, जो शुक्राणु का निर्माण करेगी। इसको और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखें तो और भी नज़र आएगा, ये आप डायग्राम नेट पे भी देख सकते हो। ठीक, तो हमने कुछ बातें पढ़ी, क्या क्या काम करते हैं ये चीज़ हम पढ़ेंगे। यानी क्या काम करते हैं, देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल मिल गया, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है? तो इसके ये कितनी पाई जाती है? 1 से 4 गुत्थी हुई पाई जाती है, 1 से 4 पाई जाती है। मतलब किसके अंदर? उसके अंदर, तो बाकी तो गुना कर लो आप। इसके अंदर स्पर्मेटो गोनियल सेल पाए जाते हैं, गोनियल सेल। शुक्राणु जनन कोशिका पाई जाती है, शुक्राणु जनन कोशिका। और ये काम क्या करती है शुक्राणु जनन कोशिका? तो सीधा लिख दो, शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, बस। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो स्पर्मेटोगोनियल सेल के अंदर होता है शुक्राणु का, यानी स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है। उसके बाद एक सेल आया, अपने सर्टोली सेल पढ़ा। कौन सा सेल है? सर्टोली सेल, जिसको हमने नर्स सेल भी कहा था। क्या कहा था? नर्स सेल। यानी
सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है इसका? एक तो ये हार्मोन रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज करती है जिसको एबीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबीपी, एंड्रोजन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एंड्रोजन बाधित प्रोटीन का निर्माण करती है ये। ठीक है ना, किसका निर्माण करती है? एंड्रोजन, इसका। एक ये एक हार्मोन का रिलीज करती है जिसका नाम होता है इनहिबिन। इनहिबिन, इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ? रोकना। तो ये किसको रोकता है? एफएसएच के सिक्रेशन को रोकने में मदद करता है। इसका मतलब क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है। ऐसा एक क्या होता है? इनहिबिन करेगा रिलेट, तो वो कहाँ पर जाके रक्त के द्वारा किसको संदेश देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ज़्यादा हो गया, अब इसको रोको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो ज़्यादा शुक्राणुओं का निर्माण करवाएगा। अब जरूरत ही नहीं है तो ज़्यादा निर्माण नहीं होगा, इसलिए इसको रोकने का काम करेगा कौन? सर्टोली सेल। एबीपी, एबीपी क्या करता है? अभी रक्त के अंदर चला जाता है टेस्टोस्टेरोन, मान लो, तो टेस्टोस्टेरोन रक्त के अंदर कम जाए। ठीक है, पहले पहले जो जरूरत किसकी पूरी करे? पहले जरूरत पूरी करे वृषण के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, शुक्राणु निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं ना, शुक्राणु निर्माण में कौन सा हार्मोन निभाता है? टेस्टोस्टेरोन। उसको बांध के रखता है शुक्राणु के, जो वृषण के अंदर क्या बांध के रखता है? अभी ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणुओं का प्रोडक्शन हो सके, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, इसलिए वो एबीपी का निर्माण करता है ताकि ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम जाए और किसके अंदर जाए? वो ज़्यादा रहे, वो वृषण के अंदर ज़्यादा रहे। तो ये तो काम इसके हो गए। ठीक है, अब एक सेल देखा था हमने, लेडिंग सेल, इसकी बात और कर लेते हैं। लेडिंग सेल क्या काम करते हैं? लेडिंग सेल क्या काम करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, अंतराली कोशिका बोल देते हैं इसको। अंतराली यानी अंतर में पाई जाती है दोनों के, अंतराली कोशिका। इंटरस्टिशियल सेल का मतलब हो गया टिश्यू स्पेस में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप स्टार लगा लो। लेडिंग सेल करते हैं टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन करने का काम करते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन का टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करने का काम करता है आपका लेडिंग सेल, यानी अंतराली कोशिकाएं। यानी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ से हो रहा है? अंतराली कोशिकाओं से हो रहा है। चारों पांचों बातें अब याद रख लेना, एक एक इम्पोर्टेंट आपके लिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया इसलिए क्योंकि आपके पेपर में आती है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, मुझे शौक नहीं है इतना डीप जाने का। हो गया। अब रेट टेस्टिज में क्या करेंगे? यहाँ से शुक्राणु बनेंगे भाई, शुक्राणु बन के देखो, थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ से क्या हो? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, इसको बाइंड करके रखेगा ताकि ज़्यादा स्पर्म का निर्माण हो गया। यहाँ से हो गया आपके स्पर्म का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होकर इधर आ जाएंगे स्पर्म। ठीक है ना, इधर आ जाएंगे, इधर से निर्माण होकर इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ देर रहेंगे। रेट टेस्टिज क्या करेंगे? इसको स्टोर करके रखेंगे, इसको मैच्योर करने का काम करेंगे, स्पर्म को मोटिलिटी वगैरह प्रदान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे? यहाँ पर, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे कुछ समय बाद। ये इधर होते होते यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टोर हो जाएंगे आपके स्पर्म। ठीक है ना, इसमें पड़े हैं आपके। अब जब तक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हो यहाँ पर पड़े रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? पड़े रहेंगे, कुछ मैच्योर होंगे। ठीक है ना, इसके अंदर मोटिलिटी वगैरह आएगी, ये चीज़ें यहाँ पर इसको बनाए रखेगी। कुछ समय के लिए किस में पड़े रहेंगे? एपिडिडाइमस के अंदर ये स्टोर हो जाएंगे। और फिर जब एजुकुलेशन होता है, यानी जब स्पर्म जो होता है उसका स्त्रावण होता है, यानी बाहर वीर्य का स्त्रावण बाहर की ओर होता है, या फीमेल के वैजाइना के अंदर जब होता है, तब ये स्पर्म यहाँ से निकलेंगे दौड़ते हुए, पूंछ के मदद से दौड़ते 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 कहाँ जाएंगे? इसमें चले जाएंगे शुक्र वाहिनी के अंदर। शुक्र वाहिनी से पेनिस के माध्यम से निकल कर ये क्या चले जाएंगे? वैजाइना तक चले जाएंगे। तो इस प्रकार से स्पर्म अपना रास्ता, ये रास्ता उसका अपनाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के माध्यम से वो निकल जाते हैं बाहर।
ठीक है। तो बाकी हम पढ़ेंगे अभी सिमन क्या है, स्पम क्या है, बाकी चीज़ें हमारी पढ़नी है, क्योंकि 2 लेक्चर तो इसके बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव और 2 बनते हैं फीमेल के। 4 लेक्चर में ये कंप्लीट होता है समझ के, नहीं तो 1 लेक्चर में काम खत्म हो जाता है। इसका टेस्टिज होता है ये, ठीक है ना। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो यहाँ नहीं आएगी, आगे की वीडियो आएगी बेटर इनरोल ऐप पे, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाओगे आप, उसके अंदर लॉगिन करने पर आपको मिलेगा बायोलॉजी स्पेशल कोर्स जो आपके लिए है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।